नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा साप्ताहिक समसामयिकी की एक नवीन पहल के रूप में एक्सप्लेन्ड सत्र को प्रारंभ किया गया है। इस एक्सप्लेन्ड सत्र का नवीन अंक 5 अगस्त 2022 यानी शुक्रवार को आज रात 8 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय के छापे नामक टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इससे संबंधित क्लास की नोटिफिकेशन को भी सेट करें। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन विरोध, गिरता रुपया, संकट या अवसर, 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के सबक, भारतीय नौसेना व महिलाएं तथा ईरान परमाणु समझौता वार्ता पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 12 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन विरोध पर। हसदेव अरण्य क्षेत्र के जंगलों को छत्तीसगढ़ के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। पिछले एक साल में इस क्षेत्र में खनन के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन हुए हैं और कुछ अभी भी खनन को पूर्ण रूप से रोकने की मांग को लेकर धरना कर रहे हैं। इसी के बीच 26 जुलाई को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक निजी सदस्य प्रस्ताव पारित कर केंद्र से पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सभी कोयला खनन ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने का आग्रह किया। इस पृष्ठभूमि में हमें ये समझे जाने की आवश्यकता है कि जब हम बात करते हैं निजी सदस्य संकल्प की, तो ये क्या होता है। विशेषज्ञों के अनुसार एक विधायक जो मंत्री नहीं है, चाहे वह सत्ताधारी दल से हो या ना हो, एक निजी सदस्य कहलाता है। एक गैर सरकारी सदस्य का प्रस्ताव एक गैर सरकारी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है और यदि ये पारित हो जाता है तो यह सदन के विचार की अभिव्यक्ति बन जाता है। इस रूप में यह एक निजी सदस्य विधेयक से अलग है जो अनुमोदन के मामले में कानून बन जाएगा। इस तरीके के निजी सदस्य प्रस्तावों को पंजाब और केरल की राज्य विधानसभाओं के द्वारा कृषि कानून आंदोलन के दौरान पारित किया गया था, जहां दोनों राज्य विधानसभाओं ने तत्कालीन प्रस्तावित कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी नाराजगी को व्यक्त किया था। उक्त दिए गए मामले में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने केंद्र से हसदेव क्षेत्र के सभी कोयला खनन ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने का आग्रह करते हुए इस प्रस्ताव को पारित किया है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि जब हमने बात की निजी सदस्य संकल्प की, तो वास्तव में यह एक गैर सरकारी सदस्य के द्वारा पारित किया गया संकल्प है जिसे विधानसभा के द्वारा अपनाया गया है। यदि हम इसके संदर्भ में हसदेव अरण्य क्षेत्र के महत्व को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हसदेव अरण्य क्षेत्र एक जंगल का क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। मुख्य रूप से यह हसदेव नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में अवस्थित है और उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में लगभग 1878 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हसदेव नदी महानदी की एक सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हसदेव के जंगल हसदेव नदी पर बने हसदेव बांगो बांध के लिए जल ग्रहण क्षेत्र भी हैं जो 6 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करता है, जो कि धान की मुख्य फसल के रूप में राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वन उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली समृद्ध जैव विविधता और हाथियों के लिए एक बड़े प्रवासी गलियारे की उपस्थिति के कारण पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील कहा जा सकता है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि हसदेव अरण्य के नीचे एक कोयला क्षेत्र भी अवस्थित है जिसमें 22 कोयला ब्लॉक हैं। 2010 में केंद्र ने हसदेव अरण्य को खनन के लिए एक नो गो क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया, यानी यहां पर खनन नहीं किया जा सकता था।
किंतु एक साल बाद ही पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा कोयला ब्लॉक के लिए खनन को मंजूरी दी गई। इसी प्रकार से प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान में 22 ब्लॉकों में से 7 ब्लॉकों को विभिन्न कंपनियों को आवंटित किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार ये ब्लॉक 2 महत्वपूर्ण नदियों हसदेव और मांड नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में अवस्थित हैं, अतः इन ब्लॉकों में खनन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रस्ताव में यह सुझाव दिया गया है कि इन कंपनियों को छत्तीसगढ़ में कहीं और या तो देश के बाकी खनन समृद्ध क्षेत्रों में कोयला ब्लॉक आवंटित किए जा सकते हैं। हालांकि कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि प्रस्ताव पारित होने के बाद भी खनन बंद हो जाएगा, इसको निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल भाजपा दोनों के सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव को अपनाने के बावजूद प्रस्ताव से यथास्थिति के बदलने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस का कहना है कि खनन रोकने की जिम्मेदारी केंद्र की है, वहीं भाजपा राज्य सरकार से खदान डेवलपर्स और ऑपरेटर्स को जारी की गई मंजूरी को वापस लाने के लिए कह रही है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि खनन से 3 लाख पेड़ कटेंगे, जो छत्तीसगढ़ के लिए हानिकारक होगा। इसमें केंद्र से खनन बंद करने का आग्रह करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई मंजूरी, जैसे कि वायु प्रदूषण अधिनियम और जल प्रदूषण अधिनियम के तहत अंतिम मंजूरी का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रकार कोयला ब्लॉक और प्रस्ताव मंजूरी का विषय लगातार विवाद का विषय बना हुआ है, जिसका निवारण किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से यह पूरा वाद विवाद एक तरफ तो खनन की मंजूरी दिए जाने के संदर्भ में एक प्रकार के विकास के प्रश्न को सामने रखता है, वहीं दूसरी ओर हमारे समक्ष पर्यावरण और सतत विकास के प्रश्न को भी सामने रख देता है। आपको ये ध्यान रखना है कि हाल के वर्षों में पर्यावरण बनाम सतत विकास का यह मतभेद लंबे समय से देखा जा रहा है, जिसका निवारण किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत न केवल हमें विकास के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखना होगा, किंतु यदि हम एक ऐसे विकास को सुनिश्चित करना चाहते हैं जो आगे आने वाले वर्षों में और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त हो, तो इसके संदर्भ में हमें एक मध्य मार्ग को अपनाए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में एक उपाय यह अपनाया जा सकता है कि हम पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के आधार पर आगे बढ़ें, और यदि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के तहत किसी भी प्रकार के कोयला ब्लॉक आवंटन से पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है तो उसको रोका जाना चाहिए और इस प्रकार से अंतिम निर्णय किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे गिरता रुपया संकट या अवसर पर। भारतीय रुपया लगातार गिरते देखा जा सकता है, जैसे कि यह कहा जा रहा है कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले निचले स्तर तक पहुंच जा रहा है और वर्तमान में यह 79 रुपए के स्तर तक पहुंचता देखा जा सकता है। कई विश्लेषज्ञों का यह भी मानना है कि आगे आने वाले महीनों में रुपया और कमजोर होगा और यह 80 रुपए को पार करके आगे चलकर 90 रुपए तक भी कमजोर हो सकता है। इस पृष्ठभूमि में हमें भारतीय रुपए के अवमूल्यन और उसके विविध कारकों को समझना आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले तो हमें इसके संदर्भ में अवमूल्यन शब्द को समझने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं अवमूल्यन शब्द की, तो इसे मुद्रा के मूल्य ह्रास के रूप में भी जाना जाता है, जो विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट को दर्शाता है। रुपए के मूल्य ह्रास का मतलब है डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना। इसका यह मतलब भी है कि रुपया अब पहले की तुलना में कमजोर है। उदाहरण के लिए, पहले जब एक अमेरिकी डॉलर 70 रुपए मूल्य के बराबर होता था, अब यदि यह अमेरिकी डॉलर 79 रुपए के बराबर है तो इसका अर्थ है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन हुआ है, यानी $1 को खरीदने में ज्यादा रुपए लगते हैं। अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि भारतीय रुपए के अवमूल्यन यानी मुद्रा के मूल्य में गिरावट का एक प्रकार से दो-धारी तलवार के समान असर होता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है।
यदि हम सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो सैद्धांतिक रूप से कमजोर रुपए को भारत के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन अनिश्चितता और कमजोर वैश्विक मांग के माहौल में रुपए के बाहरी मूल्य में गिरावट उच्च निर्यात में परिवर्तित नहीं हो रही है। इसी के चलते इसके नकारात्मक प्रभाव ज्यादा देखे जा रहे हैं। मुख्य रूप से यह आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम उत्पन्न कर रहा है और केंद्रीय बैंक के लिए ब्याज दरों को रिकॉर्ड स्तर पर लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल बना सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत अपनी घरेलू तेल आवश्यकता के 2/3 से अधिक की आपूर्ति आयात के माध्यम से करता है। साथ ही भारत खाद्य तेलों के शीर्ष आयातक देशों में से भी एक है। इस प्रकार से एक कमजोर मुद्रा आयातित खाद्य तेल की कीमतों को और अधिक बढ़ाएगी और इस रूप में आगे चलकर यह उच्च प्रकार की खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी। भारतीय रुपया वर्तमान में जिस प्रकार से मूल्य ह्रासित होता देखा जा सकता है, उसके अनेक कारणों की भी चर्चा की गई है, जैसे कि वैश्विक इक्विटी बाजारों यानी वैश्विक शेयर बाजारों में सरकारी विक्रय, जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक के द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि, यूरोप में युद्ध, चीन में कोविड-19 उछाल के कारण विकास संबंधी चिंताओं से वजह बना है। इसके चलते रुपए का मूल्य ह्रास देखा जा सकता है। मुख्य रूप से इसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के द्वारा जिस प्रकार से ब्याज दरों में वृद्धि की गई है और यूरोप में जिस प्रकार से युद्ध का माहौल बना हुआ है, इससे अनिश्चितता बढ़ी है, जिससे चीन में कोविड-19 उछाल के चलते विकास संबंधी चिंताओं ने और बढ़ा दिया है। इसका एक बड़ा परिणाम डॉलर के बहिर्वाह यानी आउटफ्लो के रूप में भी देखा जा रहा है और डॉलर का बहिर्वाह कच्चे तेल की उच्च कीमतों का परिणाम है और इक्विटी बाजारों में सुधार भी डॉलर के प्रतिकूल प्रभाव का कारण बन रहा है। बढ़ती मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए मौद्रिक नीति को सख्त करने के लिए आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों से भी मूल्य ह्रास हुआ है। हालांकि रुपए के मूल्य ह्रास का समग्र अर्थव्यवस्था पर काफी नकारात्मक प्रभाव होता देखा जा सकता है। रुपए के कमजोर होने से चालू खाता घाटे का बढ़ना, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी जैसी स्थिति सामने आती है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से कच्चे तेल की उच्च कीमतों और अन्य महत्वपूर्ण आयातों के कारण लागत जन्य मुद्रास्फीति की ओर भी बढ़ रही है। लागत जन्य मुद्रास्फीति, जिसे वेज पुश इन्फ्लेशन के रूप में भी जाना जाता है, यह तब देखी जाती है जब मजदूरी और कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण समग्र कीमतों में वृद्धि यानी मुद्रास्फीति देखी जाती है। इसी के संदर्भ में कुछ सुझावों को हमें ध्यान रखना होगा, जैसे कि विश्लेषकों का मानना है कि भारत और अमेरिका के मध्य लंबी अवधि की मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण अंतर को देखते हुए लंबे समय में डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी रहने की आशंका है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अमेरिका में मुद्रास्फीति 41 साल के उच्च स्तर लगभग 8.6% पर पहुंच गई है। जैसे जैसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व देश में ऐतिहासिक रूप से उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए दरों को बढ़ाएगा, अन्य देश भी विशेष रूप से उभरते बाजार, विघटनकारी पूंजी बहिर्वाह से बचने और अपनी मुद्राओं की रक्षा करने के लिए अपनी ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए मजबूर होंगे। भारत में आरबीआई भी दरों में वृद्धि करके और तरलता को मजबूत करके घरेलू उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है, जो अप्रैल में लगभग 8% के उच्च स्तर पर बढ़ती देखी जा सकती है। इस प्रकार जैसे जैसे दुनिया में ब्याज दरें बढ़ती हैं, वैश्विक मंदी का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं सख्त मौद्रिक स्थितियों के अनुकूल होने का प्रयास करती जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के सबक पर। हाल ही में भारत ने अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी को शुरू किया, जिसमें टेलीफोन और इंटरनेट डेटा के सिग्नल को शामिल किया गया है। स्पेक्ट्रम प्रक्रिया के तहत लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 5G स्पेक्ट्रम के 72 गीगाहर्ट्ज की पेशकश को किया गया है।
आपको ये ध्यान रखना है कि 5वीं पीढ़ी या 5G स्पेक्ट्रम अल्ट्रा हाई स्पीड ऑफर करता है जो 4G की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है। यह लैग फ्री कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह अंततः कनेक्टेड डिवाइसों को रियल टाइम में डेटा साझा करने में सक्षम बनाएगा। 5G स्पेक्ट्रम अल्ट्रा लो लेटेंसी कनेक्शन को भी पावर देता है, जिससे कुछ सेकंड में मोबाइल डिवाइस पर फुल लेंथ हाई क्वालिटी मूवी या फिर वीडियो को डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही साथ यह ई स्वास्थ्य के साथ ही ऑगमेंटेड रियलिटी और मेटावर्स जैसे अनुभवों को भी सक्षम करेगा। इस पूरी नीलामी में सरकार को 5G नीलामी से रिकॉर्ड लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बोली प्राप्त हुई है। इसमें रिलायंस जियो शीर्ष बोली लगाने वाले के रूप में उभरा, जिसने कुल मिलाकर 88,000 करोड़ रुपए से अधिक की पेशकश करके लगभग 48% एयरवेव्स हासिल किए। इसी प्रकार से भारती एयरटेल ने बेचे गए स्पेक्ट्रम के 39% के लिए बोली को लगाया, जबकि वोडाफोन आइडिया ने लगभग 12% स्पेक्ट्रम के लिए 19,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इसमें अडानी समूह ने 26 गीगाहर्ट्ज बैंड के लिए बहुत कम लेकिन लक्षित मात्रा में स्पेक्ट्रम के लिए बोली को लगाया, जो 5G सेवाओं के लिए आदर्श माना जाता है। इस बोली में सरकार ने स्पेक्ट्रम के लिए निर्धारित 4.3 लाख करोड़ के आरक्षित मूल्य का 1/3 से अधिक प्राप्त किया और ब्लॉक पर 71% एयरवेव ने बोलियां जीती। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ सीखे हैं जिसे समझे जाने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा कुछ स्पेक्ट्रम बैंडों के लिए उच्च आरक्षित मूल्यों को तय किया गया। इससे कुछ स्पेक्ट्रम बैंडों के संदर्भ में उत्साह में कमी देखी गई, जबकि 3.3 गीगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज को कई सेवा क्षेत्रों में आरक्षित मूल्य पर लिया गया। 600 मेगाहर्ट्ज को अछूता छोड़ दिया गया और 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का 60% बिना बिका रह गया। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम ग्रामीण संपर्क के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में इमारतों के भीतर सिग्नल प्रवेश के संदर्भ में आदर्श माना जाता है। चूंकि यह एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है, इसलिए सरकार को इसका उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए और इसे एक इष्टतम तरीके से कीमत देना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों सहित बड़े पैमाने पर राजकोष और जनता दोनों लाभान्वित हों। अब हम पेज नंबर 14 में दिए गए एक अन्य आलेख को देख लेते हैं, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में रक्षा क्षेत्र से है और इसमें हम बात करने जा रहे हैं भारतीय नौसेना व महिलाओं पर। हाल ही में भारतीय नौसेना की 5 अधिकारियों ने डॉर्नियर 228 विमान में सवार होकर अरब सागर में पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन पूरा करके इतिहास रचा। नौसेना के अनुसार महिला अधिकारियों को इस ऐतिहासिक उड़ान से पहले महीनों का जमीनी प्रशिक्षण और व्यापक मिशन ब्रीफिंग किया गया था। इसमें विमान की कप्तानी मिशन कमांडर आंचल शर्मा ने की, जिन्हें लेफ्टिनेंट शिवांगी, लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते, सामरिक और सेंसर अधिकारी लेफ्टिनेंट पूजा पांडा और सब लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत की सहायता मिली। ये भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं, जो नेवल एयर एनक्लेव पोरबंदर गुजरात में स्थित है। बयान में कहा गया है कि नौसेना सशस्त्र बलों में परिवर्तन लाने में सबसे आगे रही है, जिसमें महिला सशक्तिकरण की पहल में महिला पायलटों को शामिल करना, महिला वायु संचालन अधिकारियों का हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में चयन और एक सर्व महिला नौकायन अभियान का संचालन करना शामिल है। नौसेना के अनुसार यह अपनी तरह का पहला सैन्य उड़ान मिशन था और उम्मीद है कि यह मिशन विमानन संवर्ग में महिला अधिकारियों के लिए अधिक जिम्मेदारी संभालने और अधिक चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं की आकांक्षा रखने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह वास्तव में एक ऐसे मिशन के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसने अपनी वास्तविक भावना में नारी शक्ति को प्रदर्शित किया है।
अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 17 में दी गई एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं ईरान परमाणु समझौता वार्ता पर। हाल ही में ईरान के 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए एक समझौते की तलाश में ईरान और विश्व शक्तियों के राजनयिकों ने ऑस्ट्रिया में फिर से मुलाकात की। आपको ये ध्यान रखना है कि 2015 के ईरान परमाणु समझौते को औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया है। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ईरान और P5+1 यानी चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बीच 2013 से 2015 की लंबी बातचीत का परिणाम था। समझौते के तहत ईरान परमाणु हथियारों के लिए सेंट्रीफ्यूज, समृद्ध यूरेनियम और भारी पानी सभी प्रमुख घटकों के अपने भंडार में महत्वपूर्ण कटौती करने पर सहमत हुआ। इसमें ईरान एक प्रोटोकॉल को लागू करने पर भी सहमत हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को उसके परमाणु स्थलों तक पहुंचने की अनुमति देगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित नहीं कर पाएगा। हालांकि समझौते से ईरान की अर्थव्यवस्था काफी स्थिर हुई और इसका निर्यात भी बढ़ा। हालांकि अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी इजराइल ने इस सौदे को दृढ़ता से खारिज कर दिया और ईरान के महान क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी सऊदी अरब ने भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम से क्षेत्र के हर देश के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा किए जाने की बात किया। हालांकि 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा सौदे को छोड़ने और बैंकिंग व तेल प्रतिबंधों को बहाल करने के बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को पुनः बढ़ा दिया, जो 2015 से पहले की अपनी परमाणु क्षमताओं का लगभग 97% था। अब चूंकि इस पर फिर से समझौता वार्ता शुरू हुई है, तो यह उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में इसके संदर्भ में अंतिम निष्कर्ष देखा जा सकेगा। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा हसदेव जंगलों में कोयला खनन के खिलाफ एक निजी सदस्य प्रस्ताव क्यों पारित किया गया है? हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन विरोध की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारतीय रुपए के अवमूल्यन के प्रभावों की विवेचना कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप हसदेव अरण्य क्षेत्र का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को स्पष्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित किए गए निजी सदस्य प्रस्ताव की व्याख्या करेंगे। कोयला खनन के खिलाफ निजी सदस्य प्रस्ताव के पारित होने के कारणों को समझाएंगे और इसके संदर्भ में उपयुक्त सुझाव आदि को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप अवमूल्यन का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप अवमूल्यन के सकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट करेंगे, अवमूल्यन के नकारात्मक प्रभावों को बताएंगे और चुनौतियों के निवारण में कुछ उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।